अंदर आओ, बैठो यहाँ। दादा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका चेहरा कैसा हो गया है? कितनी बार कहा था मेरे साथ इच्छापुर में चलो, देखना कितना अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, आप यहीं लेना चाहते थे। नहीं रे, अब किसी और जगह जाने का समय आ गया है। तेरे इंतजार में ही था। क्या मतलब? बताऊंगा, सब बताऊंगा। अच्छा, बाकी बात बाद में होगी। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, रसगुल्ला, धोती, पंजाबी। दादा कुछ समय तक बस उन चीजों को देखते रहते हैं। उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या दादा, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो मैं हर बार देखता हूं, जब भी कुछ तुम्हारे लिए लाता हूं तुम रो देते हो। छोटा भाई लाए तो ऐसा ही होता है रे, लेकिन ये चीजें अब मेरी। क्या? चुप क्यों हो गए? ओह, कुछ नहीं। अच्छा दादा, इस गांव में क्या अब सब बहुत जल्दी सो जाते हैं? जब हम पिछली बार आए थे तब तो किसी को इतनी जल्दी सोते नहीं देखा था। हर घर में बातें, हंसी मजाक चलता रहता था। दादा सिर झुकाकर बोले, हाँ, सब सो ही गए हैं। राजेश ने यह भी गौर किया कि कुछ काली परछाइयां जैसे दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूं, फिर बातें करेंगे। दादा अंधेरे की ओर रसोई में चले गए। तीनों रसोई की हालत देखकर भी हैरान हो गए। जो दादा अकेले रहकर भी हमेशा घर को साफ सुथरा रखते थे, अब पूरे घर में धूल की मोटी परत जमी है। ये देखो दादा, रसगुल्ला तो साथ ले जाना ही भूल गए। मुझे दो, मैं रसोई में दे आता हूँ। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मैं भी चलता हूँ, चलो। राजेश और बिजेन जैसे ही रसोई में घुसते हैं, अंदर का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि चूल्हे के सामने एक कंकाल बैठा है। वो पत्थर जैसे जमकर खड़े हो जाते हैं, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। राजेश और बिजेन नहीं लौटते देख शंभू भी रसोई में आता है और वो भयावह दृश्य देखकर सिहर उठता है। वो कौन है? ये कहकर वो जोर से चिल्ला उठता है और एक पल की देर किए बिना तीनों घर से दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ भागते हैं। वो मेरे दादा नहीं हो सकते, नहीं, किसी हालत में नहीं। उनके साथ साथ चल रही थी कुछ काली परछाइयां। तो तुम लोग कौन हो? थोड़ा आगे बढ़ते ही तीनों देखते हैं कुछ कंकाल रास्ते पर खड़े हैं। एक कंकाल आगे बढ़ता है बिल्कुल शंभू के सामने। धीरे धीरे वो इंसानी शक्ल ले लेता है। दादा, तुम? हारे, मैं ही हूं। तभी तो कहा था, अब इच्छापुर तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा। असल में इस गांव में अब कोई भी जिंदा नहीं है, यहां तक कि मैं भी नहीं। ये सुनते ही शंभू धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। दादा, तुम? मत रो भाई, डेंगू की महामारी में सब मर गए, लेकिन किसी का पिंडदान नहीं हुआ, इसलिए मुक्ति नहीं मिली। क्या तू वो काम करेगा? शंभू अब भी रो रहा है। राजेश और बिजेन शंभू को संभालने की कोशिश करते हैं। भाई, हर किसी को मरना ही होता है। शायद मेरी उम्र इतनी ही थी। दादा, आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी? कैसी बुलाता तुझे इस मुसीबत में। कितनी बार पंचायत में खबर दी गई कि डेंगू मच्छर मारने की दवा दी जाए, लेकिन जब दवा पहुंची तब तक गांव के ज्यादातर लोग मर चुके थे और जो बचे थे वो गांव छोड़कर चले गए। इसीलिए जब सब खत्म हो गया तब तुझे बताया। दादा आकर शंभू के सर पर हाथ रख। शंभू, तुझे एक और काम करना होगा। तेरे सिवा मेरा और कोई भी अपना नहीं है, इसलिए मेरे घर और जमीन को बेच दे और उस पैसे को इच्छापुर के विकास में लगा देना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। करूंगा दादा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। चल रे, कितने सालों बाद तेरी बौधी से मिलना होगा। कितने दिन से वो अकेली है, अब हम मिलेंगे।
इसके बाद दादा की शक्ल धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। अगले दिन शोम्बू दादा की आंखों में आंसू लिए उनका पिंड दान करता है और जमीन बेचने के बाद मिले पैसे से इच्छापुर में एक महिला विद्यालय की स्थापना होती।